हेलो स्टूडेंट्स, ये है अलीन ऑनलाइन और मैं हूं अमिक्यू सर। आज कंसेप्ट बिल्डर कोर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होना है जिसका नाम है फंजाई। हम लोग जनरली उलझे हुए रहते हैं कि यार एल्गी, फंजाई, लिचेन या लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये हमें परेशान करते हैं अलग अलग वेज में। और कोई ना कोई एग्जाम्पल्स वहां का यहाँ चले जाता है, तो कंसेप्चुअल स्टडी बहुत जरूरी इस टॉपिक की। तो मुझको ये जरूरत महसूस हुई कि मेरे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं नेट की, या वो नेट के एस्पायरेंट हैं, किसी भी ईयर के नेट का, या 2025 या 6 के एस्पायरेंट हो, या इसको आप आगे ईयर में देख रहे हो वीडियो को, तो सॉरी, तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि फंजा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस बनने के चांस तो होते ही हैं। वो जिस चैप्टर को कवर कर रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां से रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि फंजाई होते क्या है, फंजाई का बॉडी कैरेक्टर कैसे होते हैं, फंजाई का हैबिटेट कैसा होता है, फंजाई जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो उन पॉइंट्स को हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहली बात तो ये आ जाए हम लोगों को समझ में, जो हमको बहुत ध्यान रखनी है स्टार्ट करने से पहले। ये प्लांट्स जितने भी ग्रुप्स होते हैं, हालांकि ये प्लांट्स में नहीं आता है, ये अलग एक किंगडम है, फंजाई किंगडम। जैसे कि हमने बताया कि विटेकर की जो 5 किंगडम कंसेप्ट है, उसमें मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये अलग अलग 5 किंगडम होते हैं। और इन 5 किंगडम को क्लियर समझने के लिए हम लोगों को फंजाई किंगडम की हम बात करेंगे। तो फंजाई किंगडम की जो खासियत है वो क्या है? सबसे पहली बात जो हमको समझ में आना चाहिए कि जो इतने फंजाई किंगडम के मेंबर्स होते हैं, उसमें सबसे पहली बात, क्या ये प्लांट होते हैं? तो उसका सीधा जवाब है नो। जनरली लोग इनको प्लांट समझते हैं कि प्लांट्स होती नहीं। ये एक अलग किंगडम है, और हमारी जितनी भी बायोलॉजी है वो 5 किंगडम कंसेप्ट के अराउंडिंग है, सराउंडिंग है। ठीक है। और मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया इसी के सराउंडिंग में। तो फंजाई एक अलग ग्रुप है, एक अलग किंगडम है, और ये प्लांट्स ग्रुप से रिलेट नहीं करता है। तो अगली बात हम लोग ये आते हैं कि फंजाई होती क्या है। तो फंजाई जनरली क्या होता है, एक ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर है, एक पर्टिकुलरली ऐसी स्ट्रक्चर है जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये थैलस फॉर्म में होती है। सबसे पहली बात भाई होती क्या है, थैलस फॉर्म में होती है। अब थैलस फॉर्म में फंजाई होते हैं, तो उस थैलस की स्पेशलिटी क्या होती है? थैलस हम जानते हैं कि ऐसी बॉडी जो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड नहीं होती। तो फिर होती कैसी है? तो वो बॉडी जो होती है वो इस तरह की फॉर्म में होती है। ये क्या है? ये एक फिलामेंटस फॉर्म है, जिसको मैंने आड़ी बना रखा है। अब फिलामेंटस फॉर्म जो होता है, उस फिलामेंटस फॉर्म में ये फिलामेंटस जो फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं हाइफी। क्या कहा जाता है इसको? हाइफी कहा जाता है। आगे जब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तब और भी देखेंगे, आगे जितने भी स्लाइड्स आएंगी वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो उन स्लाइड्स में और देखेंगे। लेकिन मेरे बच्चों को पहले ही मालूम होना चाहिए कि जब वो पढ़ रहे हैं तो इजी गोइंग में कि फंजाई है क्या, तो उसकी एक नॉलेज दे रहे हैं आपको। अब ये जो फंजाई होते हैं, इनकी बॉडी होती है फिलामेंटस फॉर्म जनरली। कुछ फंजाई यूनिसेलुलर भी होते हैं, उनकी बात भी हम करेंगे जब हम आगे स्लाइड्स में और डिस्क्रिप्शन देखेंगे। फिलहाल तो एक सीधी बात कि फंजाई होते कैसे, फिलामेंटस फॉर्म में। उस फिलामेंट को क्या बोलते हैं? हाइफी। अब ये फिलामेंट जो होते हैं आपस में इस तरह से कनेक्टिंग हो जाते हैं, एक इंटरलिंक हो जाते हैं। ऐसे फिलामेंट्स आपस में लिंक भी हो जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बना देते हैं। इस कॉम्प्लेक्स बॉडी को बोलते हैं माइसीलियम। तो हमारे माइंड में एक बात आती है कि भाई जो थैलस स्ट्रक्चर होती है किसी फंजाई की, उस थैलस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? माइसीलियम कहा जाता है। ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। तो जनरली होगा क्या, जैसे एल्गी में हम थैलस वर्ड यूज करते हैं, उसी थैलस बॉडी को यहां हम लोग किस नेम से सुनेंगे? माइसेलियम। तो पहले क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं कि भाई फंजाई कैसा प्लांट ग्रुप है जो थैलस फॉर्म में होता है, और उस थैलस फॉर्म में उसकी क्या नाम होता है? माइसीलियम होता है। ये माइसीलियम बॉडी कैसी होती है? फिलामेंटस फॉर्म में होती है। और ये फिलामेंट्स आपस में मिलकर एक इस तरह का जाल बना लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक बाल है, दूसरा बाल उसमें गुच्छा है, तीसरा बाल उसमें जुड़ा हुआ है, चौथा बाल उसके साथ है। तो हेयर का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कभी हमारे बाल टूटते भी हैं तो एक क्या करता है, उनको एक साथ बालों इकट्ठा कर लेते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बना लेते हैं। गुच्छा, इसको गुच्छा बोलते हैं जनरली, है ना, उसका जो बंच होता है। तो वैसे की वैसे ही इसी तरह से फिलामेंटस कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, और उस बॉडी को क्या कहा जाता है? माइसीलियम कहा जाता है। और माइसीलियम के अंदर क्या होता है? एक हाइफी हो सकता है या कई हाइफी आपस में रिलेट हो सकते हैं। अगली बात, ये जो हाइफी होंगे,
इन हाइफी के अंदर हमको क्या स्पेशलिटी देखने को मिलेगी? तो हम बात करें कि तो ये हाइफी जो होते हैं, ये हाइफी जनरली अलग-अलग टाइप्स के होंगे बच्चों। पहली बात तो ये होंगे कि इन हाइफी में बीच में इस तरह से कई न्यूक्लियस होंगे, मल्टी न्यूक्लिएट होंगे हाइफी। अब कुछ ऐसे होंगे जिनमें हाइफी की जो न्यूक्लियस है इनके बीच में सेप्टा बन जाएगा। सेप्टा बनने से क्या होगा? सेप्टम या सेप्टा बनने से, सेप्टम बनने से क्या हो जाएगा कि ये एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस से सेप्टम के थ्रू अलग हो जाएगा। तो पहले तो थे नॉन सेप्टेड, अब हो गए सेप्टेड। सेकंड कंडीशन, कुछ होंगे ऐसे अनब्रांच्ड और कुछ में क्या होगा इस तरह से ब्रांच निकल जाएंगे। तो ये जो हाइफी है ये हमको किस किस तरह के मिल सकते हैं? हमको ये हाइफी सेप्टेड, नॉन सेप्टेड, बात क्लियर? नॉन सेप्टेड वाले कैसे होंगे? मल्टी न्यूक्लिएट कहलाएंगे। दूसरी बात, ब्रांच या अनब्रांच, दैट्स ऑल, ये हमको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे पर्टिकुलरली हमको ध्यान रखना है कि माइसेलियम बॉडी इस तरह से होगी और कुछ ही ऐसे माइसेलियम होंगे जो फिलामेंटस नहीं होंगे, यूनिसेल्युलर होंगे। और यूनिसेल्युलर का बड़ा पॉपुलर एल्गी है, इसको कहा जाता है सैक्रोमाइसिस। सॉरी, एल्गी नहीं, फंजाई, सैक्रोमाइसिस। इसको मैं सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस का एक दूसरा नेम भी है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट, इसकी स्टडी हम करेंगे तो हम बतला ही देंगे। तो इस तरह से हमको क्या होता है कि पर्टिकुलरली जितने भी ये फंजाई होते हैं इनकी स्ट्रक्चर में बड़ा पॉपुलर होता है यूनिसेलुलर में ईस्ट या सैक्रोमाइसिस। तो ईस्ट दिखता किस तरह से? ईस्ट इस तरह का होता है यूनिसेलुलर, जिसमें एक इस तरह से बीच में क्या होती है, एक वक्यूल होती है और एक न्यूक्लियस होता है इस तरह से। बस इसी तरह से ईस्ट या सैक्रोमाइसिस हमको दिखने को मिलता है कि इस तरह की बॉडी होती है, यूनिसेलुलर बॉडी है। वरना जनरली क्या होते हैं यूनिन्यूक्लियर, ये क्या होते हैं फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं और फिलामेंटस फॉर्म में अलग अलग तरह से दिखते हैं। बस ये एक फंजाई ग्रुप है। इसी तरह से फंजाई किंगडम को आगे स्टडी करनी है। अब इसमें हमको क्या बताना है कि फंजाई की सेल वॉल कैसी होती है? तो कई बार क्वेश्चन आता है कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगर काइटिन के साथ कोई कॉम्प्लेक्स बना दी जाए कि काइटिन के साथ और कौन सा केमिकल, कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूटिव जुड़ा होता है, तो उसके साथ अगर कभी क्वेश्चन आ जाए काइटिन के साथ कोई दूसरा भी आ जाए, देखो जनरली तो काइटिन के साथ कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। कभी काइटिन के साथ कोई स्ट्रेट जोड़ दिया जाए तो वो स्ट्रेट जोड़ा जाएगा सेलुलोज का, क्योंकि सेलुलोज हमेशा ध्यान रखिएगा मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है किसका? सेल वॉल का। ठीक है, मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है सेल वॉल का। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, काइटिन के साथ सेलुलोज कभी सेट में आ जाए तो गलती मत करना, काइटिन प्लस सेलुलोज आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी के हिसाब से आप इसको टिक कर देना आंसर को। चलिए अब आते हैं हम लोग हमारे मेन स्लाइड पर, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम जितने भी फंजाई किंगडम की स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहली बात कि जो फंजाई किंगडम होते हैं उनका हैबिटेट क्या होता है, यानी फंजाई रहते कहां पर है? तो ये हमेशा ऐसी जगह रहेंगे जहां सन एक्सपोजर कम है, थोड़ा सा मॉइस्ट एरिया है। ठीक है, मॉइस्ट एरिया जो है शेडो में है, तो वहां जनरली देखने को मिलेंगे। हमें लिखा भी स्लाइड में यही है, ग्रेट डाइवर्सिटी इन हैबिटेट, यानी इनकी जो यहाँ पर ये रहते हैं इनका हैबिटेट जो होता है उसमें बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जनरली ये मॉइस्चर वाले स्पेस में होते हैं और शेडो प्लेस में होते हैं। ये अवॉइड करते हैं सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर, क्योंकि ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज तो करते नहीं है, तो अपने फूड के लिए किसी अदर पे रहेंगे तो हेट्रोट्रोफिक नेचर के होंगे और फोटोसिंथेटिक तो है ही नहीं कि भाई ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लें। तो ये क्या होंगे जनरली मॉइस्चर वाले प्लेस में, शेडो वाले प्लेस में होंगे, यानी एल्गी से बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप होगा। और चूंकि इनमें क्या क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करेंगे, तो किसी अदर पर डिपेंड करेंगे। तो जनरली आप ध्यान रखिएगा मॉइस्चर और शेडो प्लेस पर ही देखने को मिलेंगे। कॉस्मोपोलिटन नेचर होगी इनकी, प्रीफर टू ग्रो टू वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, जो आपसे मैं कह रहा हूं ये हमेशा इनकी नेचर होगी कि ये ऐसी जगह पर ग्रो करना प्रेफर करेंगे जो वार्म पैलेस है और ह्यूमिड पैलेस है। ठीक है, ये इनकी खासियत ध्यान रखिएगा, कॉस्मोपोलिटन है। अगली बात, टू ग्रो ऑन वुड, लेदर, ब्रेड और पिकल्स, अलग अलग जगह मिल जाते हैं। आप जानते हैं आपका अचार है, अचार खुला रह गया है ना, तो उसमें पिकल में भी लग जाएंगे। ब्रेड है, ब्रेड खराब हो रही है आपकी, वो खराब क्यों होती है? खुले आपने छोड़ दी उसको, थोड़ा सा ह्यूमिड एरिया है तो वहां ब्रेड पे मिल जाएंगे आपको ये। ठीक है, लेदर वगैरह वुड हमारी इनको खराब कर देते हैं ये, है ना, तो ये हर जगह ग्रो हो सकते हैं। तो इसलिए हमने बोला ग्रेट डाइवर्सिटी इन हैबिटेट, ये इनकी नेचर होती है। अगली बात, पैरासाइटिक नेचर, ये सबसे ज्यादा खास है। जितने भी हमारे फार्मर हैं, जितने भी किसान बंधु हैं,
वो जब सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं इन फंजाई से। उनकी जो क्रॉप्स होती है उनको सबसे ज्यादा नुकसान यही पहुंचाते हैं। और वहां जो लीफ वाला पार्ट होता है, उस लीफ के जो क्या होता है, स्ट्रोमेटा होता है, वहां से इंटर कर जाते हैं अंदर, और सबसे पहला सिम्टम्स इनकी लीव्स पे होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, कि जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, वो सबसे ज्यादा जो डिजीज होती है वो इन फंजाई की वजह से होती है। तो इनकी पैरासाइटिक नेचर होती है, हमने लिखा भी है कि पैरासाइटिक नेचर इन प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में तो अपन समझते ही हैं कि अलग अलग फंगस लग जाते हैं, इचिंग वगैरह होती है, हमारा 4 दिन से हम नहाए नहीं, वहां पसीना पसीना आ रहा है, या हमारे अगल बगल जो है वहां पर आपको इचिंग हो रही है, वहां थोड़ा सा दांत जैसा बन गया, वम्स वगैरह जैसा कुछ हो गया, तो वो इनकी वजह से होता है। तो वो इसलिए इस ह्यूमन बॉडी की बात करें, अदर एनिमल्स में भी इनका इन्फेक्शन होता है। प्लांट्स इनका मेन ग्रुप है, जहां पर क्या करते हैं, ये प्लांट्स को बहुत ज्यादा ये नुकसान पहुंचाते हैं और डिजीज करते हैं। जनरली ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन हैबिटेट से बनता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये शेडो प्लेस में होंगे, सनलाइट से बचेंगे, और ये मॉइस्चर वाले एरिया में होंगे, ह्यूमिड प्लेसेस मिल जाएंगे, ठीक है। और ग्रो वार्म ह्यूमिड प्लेस को प्रीफर करेंगे, और ये वुड्स पे भी उग सकते हैं, लेदर पे भी उग सकते हैं, ब्रेड पे भी इनकी ग्रो हो जाता है, पिकल्स पे भी उग जाते हैं, अपन जानते ही, हमने अभी बोला है जो वाली बात हमसे। तो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि इनके हैबिटेट में, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन जब पुट होगा तो वो इतना सही होगा कि आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि ये मॉइस्चर और शेडो एरिया में होंगे, और दूसरी बात, दूसरे जनरली जो फंजाई होते हैं वो क्या होंगे, पैरासाइटिक होंगे। क्रॉप्स के मैक्सिमम डिजीज किससे होती है, इन्हीं फंजाई से होती हैं, जो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं और अलग अलग तरह की डिजीज करते हैं, ठीक है। आगे हम ध्यान दें तो आगे हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जो फंजाई ग्रुप है, उस फंजाई ग्रुप में अब आती है बात हैबिट की। भाई हैबिटेट तो कवर हो गया कि कहाँ रहते हैं, अब ये बात इनकी नेचर कैसी होती है। नेचर के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, हैबिट। अब हैबिट कैसी होती है, हेटेरोट्रोफिक। हमने पहले ही बोला है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं होता। जब नहीं होता तो फूड के लिए किसी अदर पर डिपेंड करेंगे, इसलिए इनकी नेचर क्या है, हेटेरोट्रोफिक। ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर्स। सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि जो ग्रुप लिविंग ग्रुप जो क्या होता है, अपने फूड के लिए अदर पे डिपेंड करता है, उसको हेटेरोट्रोफिक कहते हैं। अब किस पे डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग इनकी जो हेटेरोट्रोफिक नेचर है वो 3 टाइप्स की होती है। सेप्रोफाइटिक, अगर ये डेड डेड मटेरियल पर डिपेंड करेंगे, अपना फूड डेड मटेरियल से लेंगे तो ये होंगे सेप्रोफाइटिक, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है। अगर ये अपना फूड लिविंग से लेंगे, जो जनरली ज्यादा देखने को मिलता है फंजाई ग्रुप में, तो ये इस तरह के ये होंगे पैरासाइटिक नेचर के। अगली बात, अगर ये किसी अदर लिविंग ग्रुप के साथ ऐसा रिलेशन बना लेते हैं, ये खुद उसको भी बेनिफिट दे और खुद भी उससे बेनिफिट लें, ठीक है। यानी ऐसा रिलेशन जिसमें म्यूचुअलिज्म हो, भाई तू मेरा प्रॉफिट कर, मैं तेरा प्रॉफिट करूंगा, तो ऐसा रिलेशन कहलाता है सिम्बायोटिक रिलेशन, जो फंजाई का होता है। बेनिफिशियल रिलेशनशिप और एसोसिएशन, क्या लिखा है हमने, बेनिफिशियल रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या होता है, फंजाई जिस ऑर्गेनिज्म के साथ अपना ये रिलेशन शो करते हैं, उससे भी प्रॉफिट लेते हैं और खुद उसको ही प्रॉफिट देते हैं। तो ऐसा रिलेशन जो बेनिफिशियल टू ईच अदर हो, वो सिम्बायोटिक कहलाता है, और ये फंजाई में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, हेटेरोट्रोफिक नेचर है, कौन सी टाइप की, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक, दैट्स ऑल। बस इससे ऊपर हमको कुछ याद नहीं करना। अब कितनी भी स्टडी कर लीजिए, अब इससे ऊपर आपको पढ़ना ही नहीं है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, जहां घुमा के बनेंगे या सीधे बन जाएंगे। चलिए अगली बात पर आते हैं। अब हमको ध्यान देना है कि भाई जो सिम्बायोटिक नेचर है फंजाई की, वो कैसी है। दो तरह की सिम्बायोटिक नेचर है। इसमें एग्जांपल देखिए अपन लिचेन का, या लाइकेन या लिचेन, हम तो लाइकेन बोलते थे लेकिन सही इसका प्रोनाउंसिएशन लिचेन है, जो प्रेजेंट प्रोनाउंसिएशन है इसका। तो लिचेन क्या होते हैं, लिचेन जनरली क्या होता है, इसमें एल्गी जो मैंने ग्रीन से डिनोट किया है, और फंजाई जो मैंने डार्क येलो से डिनोट किया है। तो ग्रीन यानी इनका अपर पार्ट क्या होता है लिचेन में, ये दो दो का एसोसिएशन होता है, पहले क्लियर कर दूं। एक तो एल्गी का एसोसिएशन होता है सिम्बायोटिक किसके साथ, फंजाई के साथ। तो एक सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे लिचेन है क्या, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज लिचेन, लाइकेन, ठीक है। नेक्स्ट बात, कैसा एसोसिएशन होता है, इसमें एल्गल पार्ट अपर पार्ट होता है और फंजाई वाला पार्ट लोअर पार्ट होता है। एल्गल पार्ट क्या करता है, अपना फूड सिंथेसाइज करता है फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि एल्गी तो करते हैं ऐसा, और वो फूड किसको सप्लाई कर देते हैं, वो कर देते हैं लाइकेन वाले पार्ट, सॉरी फंगल वाले पार्ट को। तो एल्गल पार्ट फंगल वाले पार्ट को क्या दे देता है, फोटोसिंथेटिक फूड दे देता है बदले में। अब फंजाई क्या करेगा, अपने ये राइजोइड्स ऐसे होंगे ना, ऐसे, इनको राइजीन्स कहते हैं, ये वाटर से, सॉरी सोइल से
वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे और वो किसको देंगे, एल्गल पार्ट को। तो ध्यान रखिएगा, वाटर और मिनरल्स फंजाई वाले पार्ट से, फंगल वाले पार्ट से किसको मिलता है, एल्गल पार्ट से। और एल्गल पार्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड सिंथेसाइज करके वो किसको सप्लाई करता है, फंगल पार्ट को। तो दोनों पार्ट अपने एक दूसरे को प्रॉफिट दे देते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, इस सिम्बायोटिक रिलेशन होता है किसके बीच में, एल्गी और फंजाई के बीच में। इसको क्या बोलते हैं हम, लिचेन या लाइकेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है माइक्रोजल, माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा क्या है, जिस तरह से लिचेन में एल्गी, फंजाई एल्गी के साथ एसोसिएशन कर रहा था, वैसे ही अब होता क्या है कि ये माइक्रोराइजा में क्या होता है, कुछ हायर प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स। आपने एक नाम सुना होगा सफेदा, चीड़ प्लांट, नॉर्मली अगर कॉमन नेम में आप यूज करते हैं तो बड़े बड़े पेड़ होते हैं। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि इन बड़े बड़े पेड़ों में क्या होता है, ये रूट, सपोज कीजिए ये इसकी रूट है, ये वाला पार्ट रूट है। हम सब जानते हैं, नहीं जानते तो आप समझ लीजिए, रूट वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, रूट का एक पार्ट वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वो पार्ट क्या होता है, रूट से निकलने वाले रूट हेयर, रूट से निकलने वाले रूट हेयर। ये रूट हेयर क्या करते हैं, उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब कुछ प्लांट्स, कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं बड़े बड़े, जिनमें के रूट हेयर होते ही नहीं है, रूट्स तो हैं लेकिन रूट हेयर नहीं है, तो फिर पानी कहां से लेंगे, उस है ना, मिनरल्स कहां से लेंगे। तो ऐसे प्लांट ग्रुप में क्या होता है, फंजाई जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उन रूट्स पे चिपक जाते हैं, है ना, उनके साथ एसोसिएशन कर लेते हैं, और वो क्या करते हैं, जो वाटर और मिनरल है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जस्ट लाइक रूट है। ठीक है ना, ये इनका मेन बंच होता है। तो फंगल पार्ट एल्गल पार्ट के साथ एसोसिएशन शो करता है, और इस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं हम, माइक्रोराइजा। तो माइक्रोराइजा क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जिसमें एल्गल पार्ट, सॉरी, ट्रीज और फंजाई के बीच में क्या हो जाता है, एसोसिएशन होता है। हाई प्लांट्स रूट एसोसिएट विद फंगल पार्ट। अब ये फंगल पार्ट रूट्स पे कहां होता है, दो जगह होता है, या तो रूट के बाहर होता है या रूट के अंदर होता है। इट मींस अगर रूट के बाहर अगर कोई भी फंगल पार्ट जो होता है वो एसोसिएशन करता है तो इसको कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा। हमने लिखा भी है, फंजाई आउटसाइड ऑफ हायर प्लांट्स रूट, ठीक है, एक्टोमाइकोराइजा कहलाते हैं। और एंडोमाइकोराइजा में क्या होता है, फंजाई विद इनर साइड ऑफ हायर प्लांट्स रूट्स, यानी हायर प्लांट्स की रूट के इनर साइड अगर क्या होता है, फंजाई एसोसिएशन कर रहा है तो उसको कहेंगे हम एंडोमाइकोराइजा। एंडो का मींस इंटरनल साइड में, ठीक है। और अगर फंगल वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, रूट के बाहर एसोसिएशन शो कर रहा है, तो ये होता है एक्टोमाइकोराइजा। तो टू टाइप्स की टर्म्स होती हैं, और ये हमको मिलती है पाइनस में। पाइनस का एक अच्छा सा एग्जांपल है, जब पाइनस की रूट्स के साथ क्या करता है, अपना फंजाई एसोसिएशन शो करता है। ठीक है बेटा, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि पाइनस वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में इनको बोलते हैं सफेदा, अगर आपने कभी सुना हो। ठीक है, बिल्कुल ट्रंक जैसा होता है, उसका स्टेम तरह जैसा होता है, व्हाइट व्हाइट सा होता है, तो वो इसका एग्जांपल में आप यूज कर सकते हैं, पाइनस प्लांट्स एसोसिएशन विद फंजाई। ठीक है, तो माइक्रोराइजा ध्यान रखिएगा, माइक्रोराइजा में क्या होता है, हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ क्या होता है, फंजाई अपना एसोसिएशन शो करता है। बदले में क्या मिलता है, जो फंजाई होते हैं वो वाटर और मिनरल्स जो उसको दे देते हैं हायर को, तो हायर प्लांट से फंजाई को क्या मिल जाता है, फूड मिल जाता है। तो दोनों एक दूसरे की क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। तो बेनिफिशियल रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमको दो कंडीशन क्लियर हो जाना चाहिए कि जितने भी फंजाई हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेंगे, तो सिम्बायोटिक फंजाई कहलाएंगे। इस रिलेशन में फंजाई और अदर जो ग्रुप है उन दोनों को क्या मिलेगा, बेनिफिशियल मिलेगा, दोनों को फायदा मिलेगा। और दो तरह के रिलेशन होंगे सिम्बायोटिक फंजाई के, लिचेन या लाइकेन और माइक्रोराइजा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पर, नेक्स्ट पोजीशन पर। अब इतना जानने के बाद हमने स्टार्टिंग में बतलाया था कि फंजाई होती क्या है, तो बॉडी स्ट्रक्चर से हमको बतलाया था कि फंजाई की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसको माइसीलियम कहते हैं। और ये माइसीलियम जनरली क्या होता है, फिलामेंटस फॉर्म में होता है। ठीक है, और दूसरी यूनिसेलुलर फंजाई भी होते हैं। तो यूनिसेलुलर में हमारा सबसे पॉपुलर कौन सा, ईस्ट, जिसमें ये ईस्ट की स्ट्रक्चर है ना, ये ईस्ट की स्ट्रक्चर है। और उसके बीच में क्या है, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट हम शो कर रहे हैं, ये वाला पार्ट सेल वॉल है, जो जनरली किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, हमने बात कर ली अभी इसकी, है ना। और ये कौन होती है, उसकी वक्यूल होती है, ये उसकी वकील होती है। और यहाँ साइटोप्लाज्म मिल जाता है, ये इसका साइटोप्लाज्म वगैरह होता है। इसको ईस्ट को एक को नाम दिया जाता है सैक्रोमाइसिस, इसी का नाम होता है ईस्ट या सैक्रोमाइसिस, एक ही बात है। ठीक है बच्चों,
तो अपन को ध्यान रखना है कि जितने भी फंजाई होते हैं उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, छेलस होती है, वो माइसीलियम कहलाती है। ये जनरली फिलामेंटस फॉर्म में होती है, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर फंजाई भी होते हैं, जैसे ईस्ट बड़ा पॉपुलर है, जिसका दूसरा नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस, जिसमें एक न्यूक्लियस है, बीच में एक बड़ी सी वक्यूल है और साइटोप्लाज्म है, दैट्स ऑल। और ये कैसा है फंजाई है, ये शुगर लवर फंजाई है। तो शुगर लवर वाले, शुगर जहां होती है वहां पर ज्यादा आपको देखने को मिलता है इस, और अल्कोहल प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। ये क्या करता है, सीधा सा फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है, जो शुगर वाला पार्ट होता है उसको फर्मेंट कर देता है काय में, अल्कोहल में। ठीक है, जो हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ते हैं रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, वहां पर इसको हम बात करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है कि फर्मेंटेशन से कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है। तो वो आगे की बात है, यहाँ तो हम उसको उतना नहीं करेंगे, हम मेन पार्ट पे आते हैं कि जनरली फंजाई या मोस्ट ऑफ फंजाई क्या होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। और ये फिलामेंट जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है, सेप्टेड और नॉन सेप्टेड। देखिए, नॉन सेप्टेड में क्या है, न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, बीच में कोई सेप्टा नहीं है, और एक सिंपल सी हाइफी बना दी हमने। ये कौन सी बना दी, सिंपल सी एक हाइफी बना दी हमने। हाइफी मींस एक फिलामेंट बना दी हमने, ठीक है बच्चों। और इस फिलामेंट के बीच में कोई सेप्टा नहीं है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट है। कैसे, मल्टी न्यूक्लिएट है। लेकिन सेप्टेड में देखिए आप, सेप्टेड में क्या है, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो ये आपको यूनिसेलुलर कंडीशन में मिलेंगे, लेकिन सेप्टेड होंगे। अगली बात, ब्रांच कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, नहीं सॉरी, मल्टी सेलुलर होंगे, और जो होगा यूनिन्यूक्लिएट होंगे, यूनिन्यूक्लिएट और मल्टी सेलुलर होंगे। ये क्या होंगे, यहां पर आपको देखेंगे मल्टी न्यूक्लिएट फॉर्म में देखने को मिलेंगे। कौन से, नॉन सेप्टेड। अब हम बात करें कि सेप्टेड और नॉन सेप्टेड के साथ एक चीज और देखने को मिलती है, ये ब्रांच होते हैं या अनब्रांच होते हैं। ये देखिए, ब्रांच इस तरह से ब्रांच बन जाती है, ये मेन है, से यहां से ब्रांच निकल गई, ठीक है, या फिर इस तरह की कंडीशन मिलेगी, अनब्रांच्ड होंगे, चाहे वो सेप्टेड हो चाहे वो नॉन सेप्टेड हो। तो इस तरह से आपको फिलामेंटस फॉर्म अलग अलग तरह देखने को मिलती है। फंजाई क्या होते हैं, फंजाई कैसे दिखते हैं, ये एक पिक्चर आपके सामने। अब जब हम छोटे थे तो हमसे कहा जाता था, किसी गार्डन एरिया में हम देखते थे, तो वहां पर एक थी सांप की छतरी होती थी, और घर वाले कह देते थे कि भैया यहाँ सांप आता है, यहाँ सांप की छतरी को है, और इससे हम लोग डर भी जाते थे। लेकिन वो ऐसा कुछ होता नहीं है, कॉमन नेम होता है उसका, सांप की छतरी, है ना, स्नेक अम्ब्रेला। लेकिन जनरली उसको मशरूम के नाम से जानते हैं, जो हम आगे स्टडी भी करेंगे। अब मैं अगर उसको देखता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि यार सर ने तो बोला है कि फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं, लेकिन सांप की छतरी तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप पे है, मशरूम तो अम्ब्रेला शेप में हो। लेकिन अगर आप उसको देखते हैं, उसका जो स्टाइप वाला पार्ट है, या उसको नीचे से देखते हैं, जहां वो जमीन में जहां लगा होता है, तो वहां आपको क्या मिलेगा, उसकी वो फिलामेंटस फॉर्म मिलेगी। जो उसके फिलामेंट्स हैं वो आपको क्लियर होंगे, और स्टाइप वाले पार्ट को भी काटोगे ना आप, तो वहां पर भी क्या होंगे, आपको उसके फिलामेंट्स दिख जाएंगे। तो एक चीज पिक्चर क्लियर होना चाहिए आपके सामने, कि फिलामेंट्स जो है इनकी पूरी बॉडी में है, हाइफी पूरी बॉडी में है, तो हाइफी आपस से मिलकर क्या बना रहे हैं, एक जाल बना रहे हैं। उसी जाल को हम क्या बोले बच्चों, माइसीलियम बोल रहे हैं, ठीक है। तो आजकल प्रैक्टिकल का जमाना नहीं है, हम जब प्रैक्टिकल हम पढ़ते थे, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल होते थे, बच्चा हर चीज को देखता था, ठीक है। आजकल पिक्चर्स का जमाना है, पिक्चर्स दिखा दो कि भैया ये चीज ऐसी होती है, बस बच्चा वही खुश हो जाता है। चलिए, ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, वो भावनाएं तो बहुत सारी हैं जो आपसे हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतना मजाक करने का टाइम नहीं होता, यूट्यूब का भी ध्यान रखना पड़ता है, ये कौन सी बात कैसे बोल रहे हैं, कौन देखता है, इस चीज को हम जानते हैं, तो इसलिए एक जगह जाकर लिमिट हमें ड्रॉ करनी होती है। चलिए, अब इस स्लाइड में हमको ये मालूम हो गया कि भाई जितने भी फंजाई होते हैं वो होते कैसे हैं। मोस्ट ओवल फंजाई कैसे होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं, ये हमको याद रहना चाहिए। अब अगली कंडीशन पे आते हैं कि रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैंने पहले ही बोला आपसे, हैबिटेट, सेलुलर स्ट्रक्चर या थैलस फॉर्म, देन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जनरली टू टाइप्स का होता है, और पहला टाइप जो होता है वो होता है असेक्सुअल, और एक टाइप होता है सेक्सुअल। हम जब क्लास 12 में होते हैं तो हमारी जो बुक होती है उसमें साफ साफ बोला, चैप्टर में बोला जाता है टू टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। एक चैप्टर हट गया अपने सिलेबस से, अगर देखें तो अभी जो प्रेजेंट सिलेबस है, ठीक है ना, उसमें रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, वो चैप्टर अभी हट गया है सिलेबस से, तो वहां नहीं है, वहां साफ दिया था कि रिप्रोडक्शन टाइप का होता है असेक्सुअल और सेक्सुअल। और जो एक रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो कहां शामिल किया गया है, असेक्सुअल में। लेकिन जो अपने एल्गी हैं, फंचाई हैं, ब्रायो हैं, टेरिडो हैं, जिम्नो हैं, वहां पर हम जब स्टडी करते हैं ना, तो 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन को डील करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। जनरली अगर हम 12th के सिलेबस को देखें और रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को डील करें,
तो उसमें सीधा सीधा क्या होता है, रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल, बिल्कुल सही है। लेकिन जनरली हम जब लोअर प्लांट्स में लोअर मेंबर्स को देखते हैं, मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटीन की स्टडी करते हैं, तो वहां हम देखते हैं क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप का दिया जाता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, टाइप्स 2 ही होते हैं। असेक्सुअल का ही टाइप होता है वेजिटेटिव, लेकिन इसको यहाँ पर खोलकर अलग से हमने कर दिया है। तो वेजिटेटिव को अलग से करते हैं, असेक्सुअल को अलग से लेते हैं और सेक्सुअल को अलग से लेते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, उस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक ही तरीका आपको बड़ा पॉपुलर देखने को मिलेगा, वो है फ्रेगमेंटेशन का। बहुत पॉपुलर तरीका है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो फिलामेंटस फॉर्म होती है, वो फिलामेंटस फॉर्म किसकी है, एक फंजाई की है। उसके कई पार्ट्स में फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और ये फ्रेगमेंट्स बाद में क्या कर देते हैं, अलग होने के बाद न्यू फंजाई बना देते हैं। तो बाद में अलग होने के बाद इनसे क्या बन जाता है, न्यू फंजाई बन जाता है। तो एक तरीका तो ये होता है। बडिंग में क्या होता है, बडिंग जनरली आपको देखने को मिलती है किसमें, ईस्ट में, और ज्यादा और फंजाई में इतना नहीं मिलेगी। ये अपना मान लीजिए कौन है, ईस्ट है, ये उसके बीच में बड़ी सी वक्यूल है और ये उसका न्यूक्लियस है। अब क्या होता है, इसमें एक छोटा सा बड बन जाता है, बड मतलब एक थोड़ी सी उभार बन जाता है ना। अब इसमें क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये डिवाइड होकर एक न्यूक्लियस इसमें चला जाता है। तो एक ऐसी स्ट्रक्चर बन गई, ये बेबी ईस्ट बन गई, बेबी ईस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, बड। अब ये बड बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद एक न्यू क्या कर देता है, न्यू ईस्ट बना देता है। ठीक है, तो सिंपल बात है। मदर ईस्ट पर क्या हुआ, एक छोटा सा उभार बना और एक बड बना, जिसमें मदर ईस्ट का न्यूक्लियस डिवाइड होकर चला गया, अदर मटेरियल्स भी चले गए, और धीरे धीरे वो बड किसका फॉर्म ले लेता है, मदर ईस्ट का ले लेता है, जिससे क्या बन जाता है, एक जनरेशन बन जाती है, जनरेशन ईस्ट बन जाती है ना। तो इस तरह से क्या होता है, बडिंग होती है। फिशन में क्या होता है, फिशन में भी जस्ट फ्रेगमेंटेशन टाइप क्या होता है कि ब्रेक डाउन हो जाता है थैलस या माइसेलियम, और उस माइसेलियम के से क्या बन जाते हैं, न्यू फंजाई बन जाते हैं। तो तरीका थोड़ा सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। उतना डिप जाने की हमको जरूरत नहीं होती है, बस जनरली ध्यान रखें कि फ्रेगमेंटेशन और फिशन और बडिंग 3 तरीके होते हैं। बडिंग का जनरली एग्जांपल कहाँ मिलेगा आप लोगों को, यूनिसेल्युलर फंजाई जिसका नाम है ईस्ट, और जो फिशन और फ्रेगमेंटेशन है वो जनरली कहाँ होगा, फिलामेंटस फॉर्म वाले फंजाई में होगा। अब ध्यान करें हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर से होता है, जैसे कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जू स्पोर, ये आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप के स्पोर होते हैं। जनरली अगर हम बात करें कोनिडिया, तो कोनिडिया में एक सिंपल सी बात है, सपोज कीजिए ये कोई भी एक पर्टिकुलरली हाइफी है, और ये हाइफी किसका है, किसी फंजाई का है। इस हाइफी पर एक छोटी सी उभार बनती है जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और इसी के न्यूक्लियस इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोनिडियोफोर, इसे बोलते हैं कोनिडियोफोर। अब आगे क्या होता है, इस कोनिडियोफोर में एक एक इस तरह से उभार बन जाता है और एक न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाता है, फिर अगला बन जाता है, फिर वो ट्रांसफर अगला बन जाता है। तो हर हर एक वो जो उभार बना है, वो न्यूएस्ट उभार कहाँ होता है, ये वाला होता है। और ओल्डेस्ट कहाँ होता है, मान लो सबसे पहले ये बना था, सबसे पहले ही बना, सबसे पहले वाला ऊपर होता है और सबसे नया वाला कहाँ होता है, नीचे होता है इसके पास। इस उभार को क्या बोलते हैं, इस बड़ को क्या बोलते हैं, कोनिडिया। बाद में कोनिडिया क्या होगा, इसे बनेगा कहाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली होगा लीफ के अंदर। अगर कोई फंजाई क्या है कि अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो वो लीफ के टिश्यूज में करता है ना। वही टिश्यूज में क्या होता है, इस तरह के जो हाइफी होता है उससे इस कोरोडेफोर बन जाता है, जो मल्टी न्यूक्लियड होता है ना। और उसके बाद इस पर क्या होता है, एक एक कोनिडिया बनता है। हर नया बनने वाला कोनिडिया ये पास वाला होता है, सबसे पुराना कोनिडिया क्या होता है, चेन के और टॉप पे होता है। अगली बात, ये कोनिडिया बाद में क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे लीफ से। कहां से आएंगे, स्पोर से निकल कर। मान लीजिए कि ये लीफ है और इस लीफ से ये कोनिडिया सारे कहां रिलीज हो जाएंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे। और बाहर रिलीज होने के बाद क्या होंगे, या तो सोइल पे गिर जाएंगे, ठीक है, या फिर अदर जो फ्रेश लीव्स होगी, जो नॉन इन्फेक्टेड प्लांट्स होगा उसकी फ्रेश लीफ में चले जाएंगे। और वहां जाकर ये कोनिडिया क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद न्यू फंजाई बना देंगे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, कोनिडिया कैसे बनता है, जो हाइफी होता है उस पर एक गुभार बन जाता है, जिसे जिससे मल्टी न्यूक्लियड होता है, कोनिडियोफोर कहते हैं। उस गुभार पर छोटे छोटे से क्या बन जाते हैं, कोनिडिया। और वो कोनिडिया बाद में रिलीज होंगे, और न्यू कोनिडिया क्या करेंगे, एक प्लांट की लीफ से रिलीज होकर दूसरे प्लांट पे इन्फेक्शन कर देंगे, और वहां क्या कर देंगे,
अपना सेटअप कर लेंगे, अपना नया माइसिलियम बना लेंगे, न्यू फंजाई बना लेंगे। थोड़ी सी कहानी याद रखिएगा इनके बारे में। स्पोरेंजियोस्पोर भी लगभग सिमिलर होते हैं, मतलब ये मान के चलिए सिमिलर फॉर्म में होते हैं। अगर मैं आपके बात सामने डिस्कस करूं इसको कि ये किस तरह से होते हैं, तो एक बार इसको भी देख लीजिए आप। स्पोरेंजियोस्पोर कुछ ज्यादा वेरी नहीं करता, जैसे सपोज करो ये माइसिलियम है, इस माइसिलियम पर ये एक इस तरह से स्ट्रक्चर बन गई, इस स्ट्रक्चर पे एक इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन जाती है ऊपर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस जो होता है स्पोरेंजिया बोलते हैं। और इस स्पोरेंजिया में इस तरह के स्पोर जनरेट हो जाते हैं, है ना। इन स्पोर्स को बोलते हैं हम लोग स्पोरेंजियोस्पोर। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर। ये बाद में स्पोरेंजिया फट जाएगी, इसका डाइहेड्स हो जाएगा, और डाइहेड्स होने के बाद क्या होता है? ये सारे स्पोर बाहर रिलीज होंगे और न्यू फंजाई बना देंगे। ठीक है। जूस्पोर का कंडीशन क्या है कि जूस्पोर बहुत रेयर है, ये एल्गी की करेक्टर है, जूस्पोर बहुत रेयर है, लेकिन उसके थ्रू भी हो जाता है। ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जूस्पोर बहुत रेयरली बनते हैं, और ये जो जूस्पोर होते हैं ये जनरली आप समझते हैं कि कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, इनमें फ्लैजिला होती है इस तरह से। ठीक है। ये बाद में क्या हो जाते हैं? कुछ देर ऐसे रहते हैं, बाद में क्या हो जाता है कि न्यू फंजाई बना देते हैं, लेकिन जूस्पोर बहुत रेयर है। ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू ही जनरली देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। आगे आते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत यह है कि आपको क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रूटिंग बॉडीज देखने को मिलेंगी। अब फ्रूटिंग बॉडीज क्या बला है, क्या है ये फ्रूटिंग बॉडीज? भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर कुछ ऐसी बॉडी बन जाएंगी जिनसे स्पोर्स जनरेट होंगे, और वो स्पोर्स बाद में रिलीज होकर न्यू हाइफी या न्यू माइसेलियम बना देंगे। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? टू गेमेट्स या टू बॉडी का कॉन्टैक्ट होता है, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से कोई बॉडी बनेगी। ठीक है ना। एक सिंपल बात आपको ध्यान रखिए, फंजाई है, फंजाई में कोई टू बॉडी का कॉन्टैक्ट हुआ। अब टू बॉडी में कॉन्टैक्ट किसमें होगा? या तो गैमेट्स में होगा, या फिर किसमें होगा? टू हाइफी में होगा। सपोज कीजिए ये टू गैमेट्स हैं, गैमेट 1 और गैमेट 2, इनमें फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया? जाइगोट। वो जाइगोट आगे जाकर जो जाइगोट है ना, वो इस फॉर्म को ले लेगा। किस फॉर्म को ले लेगा? फ्लोटिंग बॉडीज की फॉर्म को। ओस्पोर की फॉर्म में होगा, या एस्कोस्पोर की फॉर्म में होगा, या बेसिलोइड की फॉर्म में होगा। बाद में इस जाइगोट से क्या बनेंगे? न्यू स्पोर्स जनरेट होंगे। ये न्यू स्पोर जनरेट होंगे, ये स्पोर बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद क्या बना देंगे? न्यू हाइफी बना देंगे, न्यू फिलामेंट बना देंगे, जो फंजाई का होगा। ये एक तरीका होता है। फ्लोटिंग बॉडी क्या होती है आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि फ्लोटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कब हो कि भाई ये एक माइसिलियम है जो प्लस नेचर का है, ये एक माइसिलियम माइनस नेचर का, इनमें दोनों में फ्यूजन हुआ और फ्यूजन से एक स्ट्रक्चर बन गई, जिसे क्या बोलेंगे हम? फ्लोटिंग बॉडीज। या तो वो ओस्पोर होगी, या एस्कोस्पोर होगी, या बेसिलोइड होगी। अब इस फ्लोटिंग बॉडी में न्यू स्पोर जनरेट होंगे। ठीक है। ओस्पोर नाम बेसिलोइड नाम के ये स्पोर बाहर आएंगे और वापस न्यू फंजाई बना देंगे। तो मैं सिंपल करता हूं, तो गैमेट्स का फ्यूजन होगा या टू हाइफी का फ्यूजन होगा, उससे फ्लोटिंग बॉडी बनेगी। उस फ्लोटिंग बॉडी के अंदर एस्कोस्पोर या फिर ओस्पोर या फिर बेसिलोइड बनेंगे, और ये स्पोर बाहर रिलीज होंगे, और रिलीज होने के बाद क्या बना देंगे? न्यू फंजाई बना देंगे। तो इस तरह से ये कहानी देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। अब इसको हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि स्लाइड्स में ही ये बात है, आगे भी हम क्लियर करेंगे और वहां भी इस चीज को देखेंगे। अब अगली बात आती है कि भाई सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई कैसी होती है। ये जो फंजाई की सेक्सुअल साइकिल है उसमें क्या देखने को मिलता है, जो मैंने आपको समझाया था अभी हवा में, उसको देखिए यहाँ स्लाइड्स में क्लियर कर रहे हैं हम लोग। सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई की 3 स्टेप्स हैं: प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस इन जाइगोट। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा? जो टू गैमेट्स होंगे या टू हाइफी होंगे, उनके साइटोप्लाज्मिक कॉन्टेक्ट होगा। प्लाज्मोगेमी साइटोप्लाज्मिक प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। टू गैमेट्स एक दूसरे के पास आते हैं, और एक गैमेट का साइटोप्लाज्म दूसरी गैमेट के साइटोप्लाज्म से कांटेक्ट कर लेता है। अभी तक न्यूक्लियस कांटेक्ट नहीं हुआ है, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ है। ठीक है। कैरियोगेमी में क्या होगा? कैरियोगेमी में अब सपोज कीजिए कि जो इनका न्यूक्लियस है उसका भी फ्यूजन हो जाएगा। जो इनका न्यूक्लियस है वो भी अब क्या कर लेगा? फ्यूजन कर लेगा। सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ये दोनों में फ्यूजन हो जाएगा। तो पहले तो साइटोप्लाज्म का कांटेक्ट हुआ टू गैमेट्स का, अब दोनों के न्यूक्लियस का गैमेट हुआ, अपन फ्यूजन हुआ। तो अब ध्यान रखते हैं अपन पूरा होल कांटेक्ट हो गया।
प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी से इसका मतलब क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी से काम पूरा हो गया। हर फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है? जायगोट बनता है। तो यहां भी जायगोट बन गया। और जायगोट कैसा होता है? सपोज कीजिए ये जो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी हुई है ना, इसमें 2 गैमेट्स के बीच में हुई। एक गैमेट से मान लीजिए हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स मिले, दूसरे से भी हैप्लॉइड क्रोमोसोम मिले, और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? जायगोट बना दिया। तो जायगोट की कंडीशन कैसी है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड है। तो अब जायगोट्स में जो डिवीजन होगा वो होगा मियोसिस। और जायगोट क्या कर देगा? जायगोट क्या करेगा? जायगोट जनरली जनरेट करेगा अब हैप्लॉइड कंडीशन जनरेट करेगा। तो जायगोट में क्या होगा? अब मियोसिस होगा। मियोसिस से क्या बनेंगे? उससे स्पोर बनेंगे, और स्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। तो देखिए क्या कंडीशन क्या गई है? फ्यूजन बिटवीन टू न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई, देन जायगोट बनेगा। जायगोट में क्या होगा? प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। ठीक है। तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या होता है? 2 गैमेट्स आपस में फ्यूजन करते हैं। क्या होता है इनमें? पहले तो होता है प्लाज्मोगेमी, जहां पर इनके साइटोप्लाज्मिक कॉन्टैक्ट हो जाता है। देन क्या होता है इनमें? कैरियोगेमी, जहां इनके न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस का कॉन्टैक्ट हो जाता है। उसके बाद क्या बन जाता है? उसके बाद बन जाता है जायगोट। जायगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड जायगोट के अंदर मियोसिस होने से इसके अंदर क्या बन जाते हैं? इसके अंदर बन जाते हैं बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं, और ये स्पोर बाहर रिलीज होंगे। बाहर रिलीज होने के बाद क्या बना देंगे? न्यू हाइफी बना देंगे। न्यू हाइफी जनरेट कर देंगे। तो कंडीशन बिल्कुल आपको सामने क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से इनकी जो सेक्सुअल साइकिल होती है, उसमें पहले प्लाज्मोगेमी होती है, देन कैरियोगेमी होती है, और ये दोनों मिलकर क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन। उससे बनता है जायगोट। फिर जायगोट में क्या होता है? मियोसिस। और मियोसिस से क्या बनते हैं? स्पोर्स। ये स्पोर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक न्यू हाइफी को जनरेट कर देते हैं। तो ये तरीका होता है। एक तरीका और होता है हैप्लॉइड हाइफी का फ्यूजन। ये जो स्पोर्स बाहर आएंगे, ये स्पोर्स कैसे बनाएंगे? हैप्लॉइड हाइफी बनाएंगे। ये हैप्लॉइड हाइफी, ये हैप्लॉइड हाइफी बन गई। ठीक है ना। अब ये हैप्लॉइड हाइफी बाद में क्या करेंगे? वापस फ्यूजन करेंगे। समझ रहे हैं? 2 गैमेट्स से उनका प्रोटोप्लाज्मिक कांटेक्ट हुआ और न्यूक्लियर कांटेक्ट हुआ, यानी प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी हुई, जायगोट बना। जायगोट डिप्लॉइड है, उसमें मियोसिस हुई, इससे स्पोर्स बने, ये स्पोर बाहर आए, इन्होंने हाइफी बनाया, अब इन हाइफी में फ्यूजन हुआ। तो नीचे क्या लिखा गया है कि हैप्लॉइड हाइफी फ्यूजन हो गया। ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद क्या देखने को मिलेगा? ये पूरा प्रोसेस एक बार और आपको हम क्लियर करने के लिए कि भाई सर तो भी इसको बिल्कुल सिंपल सिंपल वे में ले रहे थे, एक बिल्कुल एक प्रॉपर वे आपके सामने दिए गए हैं कि भाई 2 गैमेट्स थे, उनके प्रोटोप्लाज्म के बीच में क्या हुआ? कांटेक्ट हुआ, प्लाज्मोगेमी हुई। प्लाज्मोगेमी में क्या है? ये जो व्हाइट व्हाइट दिया गया है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है? 2 गैमेट्स के बीच में मूव कर रहा है, यानी उसके बीच में क्या हो रहा है? कांटेक्ट हो रहा है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अब ये जो मैंने दिए हैं आपको ब्लू कलर से, कैरियोगेमी होगा। कैरियोगेमी में क्या होगा? 2 न्यूक्लियस के बीच में कांटेक्ट होगा। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि जो गैमेट्स एक दूसरे के पास है, उसके बाद क्या हुआ? इनकी जो न्यूक्लियस है उसके बीच में कांटेक्ट हुआ, इसको क्या कहते हैं? अपन कैरियोगेमी कहते हैं। तो पहले तो साइटोप्लाज्मिक कांटेक्ट हो गया, और उसके बाद क्या हो गया बच्चों? कैरियोगेमी हो गया। देन इससे क्या बन गया? जायगोट बन गया। जायगोट में क्या है? डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। देखिए ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया, और ये इसको डिप्लॉइड न्यूक्लियस वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं। अब क्या होगा? अब अगली स्टेप होगी, और अगली स्टेप में क्या होगा? अगली स्टेप में इस पर्टिकुलर डिप्लॉइड जायगोट के अंदर मियोसिस होगा। तो ये डिप्लॉइड जायगोट क्या करेगा? मियोसिस के थ्रू अब किसको बनाएगा? मियोसिस के थ्रू ये जायगोट बनाएगा पर्टिकुलरली कुछ स्पोर्स को, हैप्लॉइड स्पोर्स को। ये हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, जैसा कि हमने कहा था। और ये हैप्लॉइड स्पोर क्या होंगे? इसके डाई हैंड से, जायगोट के डाई हैंड से ये स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है। अब ये जो जायगोट है ना, यही फ्लोटिंग बॉडी कहलाता है। ये फ्लोटिंग बॉडी के अलग अलग फॉर्म होते हैं। ठीक है। तो कोई बोलता है इनको जाइगोस्पोर, कोई बोलता है एस्कोस्पोर, कोई बोलता है ओ स्पोर, ऐसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं बच्चों, है ना। या बेसिडियोस्पोर। तो ये बाहर आ गया हाइफी। ये हैप्लॉइड हाइफी बाहर आने के बाद वापस क्या करेंगे? आपस में फ्यूजन करेंगे। तो हैप्लॉइड हाइफी से क्या होंगे? एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे। तो ये देखने को मिलेगा इनकी जनरली सेक्सुअल साइकिल में। तो इस तरह से क्या होगा? वापस डिप्लॉइड फॉर्म जनरेट हो जाएगी। वापस डिप्लॉइड फॉर्म जनरेट हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जाइगोट बनने के बाद उसमें मियोसिस होगा, उससे क्या होंगे? जाइगोट के अंदर हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, वो बाहर रिलीज होंगे। बाहर रिलीज होने के बाद वो न्यू हाइफी बनाएंगे, ये हाइफी कॉन्टेक्ट करेंगे, और वापस क्या हो जाएंगे? एक डिप्लॉइड या एक डिप्लॉइड फॉर्म बना देंगे फंजाई की। तो ये इनकी लाइफ साइकिल में चलता रहता है। ठीक है। तो इजी है और इजी गोइंग में है। तो ध्यान रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
जितने भी फंजाई होते हैं उनमें किस तरह से होता है, ये हमको ध्यान देना चाहिए। चलिए, इतना जानने के बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके प्रोसेस को एक बार और देखते हैं कि एक प्रोसेस तो इस तरह से हो गया, अब एक प्रोसेस इस तरह से होता है। जो अभी हमने बोला था कि जो हाइफी होते हैं वो हाइफी के बीच में क्या होता है, एक प्लस नेचर का हाइफी है, मान लीजिए मेल हाइफी है, और ये माइनस नेचर का हाइफी है, दोनों ही हैप्लोइड नेचर की हाइफी है। अब इन हैप्लोइड नेचर की हाइफी में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लोइड न्यूक्लियर हाइफी। अब इनके फ्यूजन से क्या हुआ, इनके फ्यूजन से एक क्या हुआ, डाइकैरियन स्ट्रक्चर बन गई, यानी इस और इस हाइफी के सेल्स के बीच में कांटेक्ट हुआ और इन दोनों का न्यूक्लियस एक ही सेल में आ गया। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं डाइकैरियोटिक फेज, यानी टू न्यूक्लियस वाली फेज, जहां टू हैप्लोइड न्यूक्लियस है, एन और एन। टू हैप्लोइड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के अंदर है, ये डाइकैरियन वाले स्ट्रक्चर है या डाइकैरियोटिक फेज है। ठीक है, एस्कोमाइसोटिस और बेसिडोमाइसोटिस दो क्लासेस आएंगी फंजाई की, जो हम आगे डील करने वाले हैं। एस्कोमाइसोटिस और बेसिडोमाइसोटिस उसमें ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत खास है कि एस्कोमाइसोटिस और बेसिडोमाइसोटिस में यही देखने को मिलेगा। अब अगली कंडीशन क्या होगी, ये दोनों न्यूक्लियस जो एक ही सेल के अंदर है, इनमें फ्यूजन हो जाएगा, यानी कैरियोगेमी हो जाएगी, जिससे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगी। हम इसको जाइगोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फ्लोटिंग बॉडीज की फॉर्म में आ जाएगी। इस फ्लोटिंग बॉडीज के अलग अलग नाम होंगे, है ना। एस्कोमाइसोटिस पढ़ेंगे तो वहां एस्कस बोल देंगे, जब स्टडी करेंगे हम बेसिडोमाइसोटिस की तो वहां बेसिडियम बोल देंगे। किसको बोल देंगे, इस जाइगोट टाइप की स्ट्रक्चर को। धीरे धीरे ये मॉडिफाइड होगी और इसमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का मींस क्या होता है बच्चों, मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस होगा। और मियोसिस से क्या होता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कायम में डिवाइड हो जाती है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में। तो क्या होगा, इस फ्लोटिंग बॉडीज के अंदर रिडक्शन डिवीजन होने से या मियोसिस होने से कई हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। अब ये हैप्लॉइड स्पोर बन गया, देखिए स्ट्रक्चर क्या थी, ये स्ट्रक्चर है, फ्लोटिंग बॉडीज है, ये फ्लोटिंग बॉडीज है। इस फ्लोटिंग बॉडी के अंदर क्या बन चुके, अब स्पोर बन चुके हैं। तो इस फ्लोटिंग बॉडी का नाम है एस्कस, और इसके अंदर बनने वाले स्पोर का नाम क्या है, एस्कोस्पोर। और ये जनरली हम किस क्लास से पढ़ेंगे, एस्कोमाइस्टिस में। जब हम एस्कोमाइस्टिस को डील करेंगे तब उसमें यही स्टडी करेंगे। अब इधर देखिए आप, इधर कौन सी कंडीशन है, इधर हैप्लॉइड स्पोर जो बने हैं वो इस स्ट्रक्चर के अंदर बने, और ये स्पोर अंदर, यहां तो एस्को स्पोर कहां थे, अंदर थे, यानी इनकी कंडीशन कैसी, इंडोजीनस है, इंटरनल स्पोर से। लेकिन यहां देखिए जो बेसिडोमाइस्टिस क्लास है उसमें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं बेसिडियम, वहां बोल रहे थे एस्कस। एस्कस के अंदर स्पोर थे लेकिन बेसिडियम के बाहर स्पोर है, बेसिडियम के बाहर स्पोर है। एस्कोमाइस्टिस में इसके अंदर कहां थे, स्पोर्स अंदर थे, और इसके अंदर स्पोर्स कहां है, बाहर है। तो दोनों की ध्यान रखना नेचर, इसकी एडिनस नेचर है, इसकी एस्कोस्पोर की, और बेसिडियोस्पोर की क्या है, एक्सोजिनस नेचर है। तो ये आप देखेंगे कि बेसिडियोस्पोर बन गए। बेसिडियोस्पोर में लिखा है कि भाई दो प्लस नेचर के हैं, दो माइनस नेचर के हैं। प्लस नेचर के लिए क्या करेंगे, ये स्पोर्स बाहर आएंगे तो प्लस हाइफी बनाएंगे, और माइनस नेचर के तो क्या बनाएंगे, माइनस नेचर का हाइफी बनाएंगे। तो देखिए ये स्पोर्स जो होंगे बाहर आएंगे, जर्मिनेशन करेंगे, और ये क्या बना देंगे, न्यू थैलस या न्यू हाइफी बना देंगे। तो सेक्सुअल लाइफ जो प्रोसेस होती है फंजाई में, वो इसी तरह से हाइफल कॉन्टैक्ट से भी होती है। या तो गेमेट फ्यूजन हो रहा है या हाइफी या कॉन्टैक्ट हो रहा है। हाइफी या कॉन्टैक्ट को एक बार फिर देखिए, पहले फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड हाइफी होगा, देन क्या होगा, डाइक्रोटिक फेज हो जाएगी, एक ही सेल के अंदर टू डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस प्लस और माइनस साथ आ जाएंगे। ये डाइक्रोटिक नेचर होगी। उसके बाद इनमें फ्यूजन होगा, यानी इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, उससे क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसको क्या बोलेंगे हम, फ्लोटिंग बॉडीज। और ये फ्लोटिंग बॉडीज जो होंगी, है ना, जैसे एस्कोमाइस्टिस में एस्कस कहलाएगी और बेसिडियोमाइस्टिस में बेसिडियम कहलाएगी। और अगर एस्कोमाइस्टिस एस्कस है तो इसके अंदर जो बनेंगे एस्कोस्पोर कैसे बनेंगे, रिडक्शन डिवीजन से या मियोसिस से। वो स्पोर किधर होंगे, अंदर होंगे एस्कस के। जबकि क्या होगा, जो बेसिडियम है उस बेसिडियम में उसका बनेंगे, बाहर बनेंगे, इनको क्या बोलेंगे, बेसिडियोस्पोर्स। और जब ये स्पोर्स बाहर आएंगे, चाहे वो एस्कोस्पोर्स हो या बेसिडियोस्पोर हो, तो बाद में स्पोर बाहर आने के बाद जर्मिनेशन करेंगे और वापस न्यू हाइफी या न्यू थैलस बना देंगे। तो इस तरह से किसी फंजाई की लाइफ साइकिल चलती है बच्चों, जो हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम ध्यान देते हैं। तो आगे वाली कंडीशन आती है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। अब ये लेक्चर काफी लंबा हो गया है ना, और मुझको फंजाई वाला पार्ट भी, क्लासिफिकेशन वाला पार्ट भी क्लियर करना है। तो मैं वो पार्ट को बाद में लूंगा। मेरा तो इरादा था कि इसी क्लास को ले लूं, लेकिन 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, है ना, 1 घंटा 30 मिनट की क्लास हो जाएगी, मजा नहीं आता कि बच्चे इतना
लंबा एक क्लास को नहीं ले पाते। वन शॉट में तो हम लोग लंबी-लंबी क्लास दे देते। लेकिन अब इस क्लास को हम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पर आकर रोकेंगे और एक क्लासिफिकेशन की एक क्लास अलग लेंगे फंजाई की। ठीक है बच्चों? तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ फंजाई, इसमें क्या होता है? इसमें आपको अलग-अलग तरह से फंजाई की इंपोर्टेंस समझ में आती है। कि कुछ फंजाई तो ऐसे हैं जिनको हम खाते हैं, आराम से बढ़िया खाओ, मस्त रहो। ईटिंग फंजाई होते हैं। मशरूम वगैरह हमने खूब सुन रखा है कि भई इनको खाया जाता है और गवर्नमेंट प्रमोट भी करती है कि मशरूम की फार्मिंग होना चाहिए। है ना? बढ़िया होता है, डिलीशियस होता है, एडिबल होता है। ठीक है? फ़ायदे के लिए होता है। वो कुछ ऐसे मशरूम होते हैं जो पॉइज़नस होते हैं, उनकी हम लोग खाते ही नहीं है, कौन खाएगा उनको? उनकी पहचान भी होती है। तो जो जनरली जो फार्मिंग की जाती है, वो किसकी की जाती है? ऐसे मशरूम्स की जाती है जो एडिबल है। अगली बात, ब्रेड एंड बियर। ब्रेड तो यीस्ट को बनाने जो यीस्ट के थ्रू होती है। जनरली आप देखना जो ब्रेड आप खाते हो उसमें बड़े-बड़े पोर होते हैं। तो जब उसका बनाते हैं आटा, उस आटे में यीस्ट डाल देते हैं। और जब आटे में यीस्ट डाल देते हैं तो वो यीस्ट क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है। उससे कौन-सी गैस निकलती है? CO2। और जब CO2 गैस निकलती है, तो आप देखना ब्रेड में बड़े-बड़े होल बन जाते हैं। जनरली हम जानते हैं ब्रेड में होल होते हैं। तो किसकी वजह से होते हैं? CO2 गैस रिलीज़ होने की वजह से। और CO2 गैस रिलीज़ क्यों होती है? क्योंकि यीस्ट क्या कर देता है? फर्मेंटेशन करता है। उस प्रोसेस में क्या निकलती है? CO2 गैस रिलीज़ होती है। और वो CO2 गैस जब रिलीज़ होती है, तो ब्रेड में क्या बन जाते हैं? होल बन जाते हैं। अगली बात, बियर। बियर का सीधा-सीधा मतलब ये है कि जहाँ शुगर होगी और एक एनारोबिक कंडीशन दी जाएगी, तो शुगर को ये यीस्ट क्या करेगा? एनारोबिक कंडीशन में अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा बच्चों। तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, तो ये अल्कोहल का यूज़ कहाँ करेंगे हम? बियर में यूज़ करते हैं। अपन जानते हैं 8% के आसपास, मुझे इतना ही मालूम है 8-10% के आसपास बियर में अल्कोहल होता है। अब ऐसी ही बात है, ज़्यादातर मुझे भी मालूम नहीं है, है ना? तो मैं पीता नहीं तो मुझे मालूम भी नहीं, लेकिन मेरी नॉलेज है, मेरे यार दोस्त बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं, मैं नीचे लगा देता हूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो ब्रेड एंड बियर 2 चीज़ों का हमको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है? जो किससे आती है? ईस्ट से मिल जाती है हम लोगों को। अगली बात, इसलिए मैंने मज़ाक भी किया ताकि आपको याद रह जाए। एडिबल और डिलीशियस जो फंजाई होते हैं, जो एडिबल भी होते हैं और डिलीशियस भी होते हैं, वो फंजाई कौन से? मोरेल्स एंड टफल्स हैं। ध्यान रखिएगा, मोरेल्स और टफल्स हैं, 2 ध्यान रखिएगा इसमें। इनको जो खाने में बड़े अच्छे डिलीशियस होते हैं, वो दोनों का, ठीक है? अगला है एंटीबायोटिक। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं, पेनिसिलिन वगैरह, बड़ा पॉपुलर है पेनिसिलिन, ठीक है? पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक फंजाई है, पेनिसिलियम नोटेटम। उससे क्या मिलती है हमको? पेनिसिलिन मिलती है। पेनिसिलियम नोटेटम, उससे मिलती है पेनिसिलिन। बड़े पॉपुलर है, बार-बार अपने आएगा। आगे हम जब चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 का, तो वहाँ पर भी ये जो हेल्थ वाले चैप्टर में, वहाँ भी उसमें भी डिजीज़ हेल्थ वाले में वहाँ भी आ जाएगा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, एंटीबायोटिक जो फंजाई से मिलती है, वो पेनिसिलिन मिलती है ना? और पेनिसिलियम नोटेटम को हमको याद रहना चाहिए। अगली बात पर आते हैं कि भाई कुछ जो मैक्सिमम फंजाई तो पैरासाइटिक ही होते हैं। अभी हमने बोला कि जो हमारी फार्मिंग होती है उसमें जनरली क्या होता है, हमारी क्रॉप्स होती हैं, उन क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा डिजीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कैसी है? हार्मफुल वाली है। हमारी जो क्रॉप्स होती है उनको ये क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। तो इसके अंदर हम ध्यान दें कि बहुत सारी डिजीज़ हैं, रस्ट फंजाई हैं, स्मट फंजाई हैं, हमारी व्हीट है, हमारी जो होता है मेज़ है, हमारी क्रॉप्स है, जैसे सरसों, मस्टर्ड वगैरह है, उनमें काफ़ी डिजीज़ करते हैं ये। तो एक लंबी लिस्ट है डिजीज़ की तो। जनरली हमारे अगर एनसीईआरटी को देखा जाए तो रस्ट और स्मट स्पॉट, 2 तरह की स्पॉट्स की बात की गई है। ऐसे कई तरह की डिजीज़ होती है। सबसे पहले डिस्कस कर लें, पैरासाइटिक फंजाई जो होते हैं मैक्सिमम यही होते हैं। ये मस्टर्ड वगैरह की जो लीव्स होती है उसमें व्हाइट रस्ट देखना, जो खेत होते हैं, वहाँ जो सरसों की लीव्स होती है ना, उस पे देखना व्हाइट व्हाइट पाउडर आ जाता है। तो व्हाइट व्हाइट पाउडर आने का मतलब ये है कि व्हाइट रस्ट हो गया। और ये किसकी वजह से होती है? एक फंजाई होता है एल्ब्यूगो, आगे हम डिस्कस करेंगे उसको, है ना? एल्ब्यूगो, उस एल्ब्यूगो की वजह से क्या होता है? व्हाइट रस्ट हो जाता है बच्चों, है ना? ये ध्यान रखिएगा, ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल आएगा नहीं हमारी, क्योंकि हमारी बुक में नहीं है ना बच्चों, तो इतना पूछेगा नहीं। और मैं ऐसी किसी कोचिंग की शीट्स को मैं प्रेफर भी नहीं करता कि जो जहाँ पर आउट ऑफ मैटर दिया जाता है, बहुत बहुत मोटी मोटी शीट बना दी जाती है, ठीक है? तो वो किसी काम की भी नहीं होती है। तो पैरासाइटिक जो फंजाई होते हैं, मस्टर्ड जो लीव्स होती है, उस मस्टर्ड लीव्स में व्हाइट रस्ट जो हो जाता है, वो डिजीज मस्टर्ड में व्हाइट रस्ट हो जाता है, ठीक है? और ये एल्ब्यूगो की वजह से होता है, ठीक है? किसकी वजह से होता है? एल्ब्यूगो की वजह से होता है। ये फंजाई है, ध्यान रखिएगा। आगे इसको डिस्कस करेंगे जब हम क्लासिफिकेशन वाले पार्ट पे आएंगे। बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल, बिल्कुल। जनरली अगर हम एनिमल को देखें
तो ये जनरली क्या होता है, हम पर्टिकुलरली जो जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो मंकी पे करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि ड्रोसोफिला पे करते हैं। जेनेटिकल जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो ड्रोसोफिला पे किए जाते हैं, है ना? या फिर मंकी वगैरह पे किए जाते हैं। जनरली ड्रोसोफिला पे ज्यादा होते हैं। ऐसे प्लांट्स या जो डिनोट करते हैं प्लांट्स को, उसमें न्यूरोस्पोरा एक ऐसा फंजाई है, ध्यान रखना बड़ा पॉपुलर है ये, इसको एक अंडरलाइन कर देता हूं मैं ताकि आपके दिमाग में चला जाए। न्यूरोस्पोरा ऐसा फंजाई है जिसपे जनरली जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जैसे अपने एनिमल वाले एक्सपेरिमेंट किस पे किए जाते हैं और ड्रोसोफिला पे किए जाते हैं। वैसे ये जो प्लांट्स ग्रुप तो नहीं होता, फंजाई एक अलग किंगडम है, लेकिन ये न्यूरोस्पोरा पे जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा हुए हैं। तो बायोकेमिकल जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट के लिए कभी क्वेश्चन बन जाता है तो वो न्यूरोस्पोरा फंजाई का नाम जरूर ध्यान रखना बच्चों। एक है रस्ट फंजाई, और रस्ट फंजाई में पक्सिनिया आता है, ठीक है? ये अलग अलग तरह की रस्ट करता है, ठीक है? ये जनरली आप लोगों को ग्रेवेंस जो होते हैं, बार्ले और जो वीट होता है, बार्ले जो वीट होता है उस पर ये अपना क्या होता है, ये इन्फेक्शन करता है, उस पर अलग अलग तरह के डिजीज कर देता है। यूरिडोस्पोर, टेलिटोस्पोर, एसियोस्पोर, पिक्नियोस्पोर, ऐसे अलग अलग स्पोर बनाता है। वो भी हम क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में एक बार देखेंगे ढंग से, ठीक है? तो रस्ट पक्सिनिया है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में हमको इतनी चीजों को ध्यान रखना है कि ईटिंग फंजाई कौन सा होता है, मशरूम, है ना? अब ब्रेड और बियर किससे मिलती है, ईस्ट से। इडेबल और डिलीशियस मोरेल सोटोफल्स हैं, है ना? एंटीबायोटिक फंजाई कौन से होते हैं, पेनिसिलियम होता है ना? पेनिसिलियम होता है। और उसके बाद पैरासाइटिक फंजाई कौन से, मैक्सिमम पैरासाइटिक है, पक्सिनिया हो गया, ठीक है? इसके बाद एल्बिगो हो गया, ठीक है? ये जो नेम बहुत सारे नेम है, लेकिन मैं उन्हीं नेम को बोलना चाह रहा हूँ जो अपने लिए भी एनसीईआरटी में दिए गए, है ना? आगे फालतू आप लोगों को एक्स्ट्रा ले जाने से कोई मतलब तो ही नहीं, कितनी स्टडी करनी है हम लोगों को। उसके बाद न्यूरोस्पोरा जो होता है, स्पेशल है, स्पेसिफिकेशन आ सकता है, कई बार आया भी है नीट में। ये जेनेटिकल फंजाई है, इसमें जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जैसे हम ड्रोसोफिला पे करते हैं एनिमल साइंस में। रस्ट फंजाई में पक्सिनिया का ध्यान रखना है, ये रस्ट करता है। तो इस एक अलग ध्यान देना, 3 नाम आएंगे देखो बेटा। एक तो है हमारा रस्ट, वाइट रस्ट, एक रस्ट फंजाई है, और एक स्मट फंजाई आते हैं। उनको हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन वाले पॉइंट्स में, ठीक है? तो ये मेरा आपको लिए फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके जाता है। मेरा तो मूड ये भी था कि इस क्लास को आगे रन कराऊं और क्लासिफिकेशन पार्ट भी साथ साथ ले लेता हूँ, लेकिन ये लंबी क्लास हो जाएगी, है ना? कई बच्चे इतना लंबा एक क्लास में देख नहीं पाते, तो उसके लिए एक अलग ही लेक्चर हम लोग ले लेते हैं, जहाँ फंगल क्लासिफिकेशन को ले लेंगे। और फंगल क्लासिफिकेशन की जो स्लाइड होगी, उस स्लाइड में हम इसी की बात करेंगे, लेकिन अब अभी बात करना बेकार है, नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। इस क्लास को यहीं रोक देते हैं, और जब हम कल मिलेंगे तो कल एक न्यू लेक्चर के साथ फंगल क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जितने भी पार्ट को हमने डिस्कस किया है ना, कि भाई फंजाई होते क्या है, उनका थैलस कैसा होता है, माइसिलियम कहलाता है, उनकी सेरेब्रल काइटिन की बनी होती है ना? और थैलस फॉर्म जो होती है फिलामेंटस फॉर्म होती है। फिलामेंटस में सेप्टेड, नॉन सेप्टेड, यूनिन्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट, ऐसे अलग अलग तरह की फॉर्म देखने को मिलेंगी। अगली बात हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने फंजाई हैं, इन फंजाई के अंदर पर्टिकुलरली क्या होता है कि रिप्रोडक्शन किस वे में होता है, असेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव किस तरह से होता है। ये तीनों तरह के जो रिप्रोडक्शन है वो किस खासियत है के वाले हैं, और स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वे जो होता है ना, वो हमको समझ में आना चाहिए इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में, कि भाई कौन से फंजाई का एग्जाम्पल क्या है, बस वो ध्यान रह जाए। कोई फंडा वंडा बनाने की जरूरत नहीं हम लोगों को, वहां एक बार हमें ढंग से पढ़ लिया तो हमको याद रह जाएगा बच्चों। वहां कोई ऐसी कोई स्पेशल जरूरत नहीं है आप लोगों को, एक बार ध्यान सुन लोगे, उसको मन में रख लोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। कल हम आते हैं और नेक्स्ट क्लास में डील करते हैं फंजाई का क्लासिफिकेशन। आज के लिए गुड डे एंड गुड